एक नई दुनिया अब हाथ लगने ही वाली है। मनुष्य की संभावनाएं असीम होते हुए भी उसे ससीमता अपने बंधन में जकड़े रहती है और प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर होते हुए भी वह विशाल समुद्र में से कुछ सीपियां और घोंगे ही ढूंढ पाता है। पिछले 200 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। अंतरिक्षीय खोजें अपने समय की विशेष उपलब्धियां हैं। इससे पूर्व अणु विस्फोट भी चकित कर चुका है। अब हम आद्यावधि प्राप्त जानकारियों से भी कहीं अधिक जिस विस्मयजनक क्षेत्र में विस्मयजनक उपलब्धियों के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, वह है प्रति पदार्थ से बनी हमारे साथ साथ रह रही एक समानांतर दुनिया, पैरेलल वर्ल्ड। इसका ज्ञान प्राप्त करके हम जानेंगे कि काया और छाया की तरह दो संसार न जाने कब से साथ साथ जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं। अपनी परिचित अणुसत्ता से इस अपने विश्व में दीख पड़ने वाले पदार्थ बने हैं। उन्हीं के उपयोग से अपना काम चलता है। अब यह पता चला है कि अणु का प्रतिद्वंदी एक और प्रति अणु है। पदार्थ के प्रतिद्वंदी प्रति पदार्थ का भी एक अस्तित्व मौजूद है। इतना ही नहीं, इनसे बनी हुई एक अनोखी प्रतिद्वंदी दुनिया भी मौजूद है। अब तक हम इस सबसे परिचित नहीं रहे, यह ठीक है, पर इससे क्या स्थिति तो हमारी जानकारी होने ना होने की परवाह किए बिना यथावत बनी ही हुई है। एंटायर मैटर, एंटायर यूनिवर्स की चर्चा अब कोई कल्पना या संभावना नहीं रही, वरन एक ऐसी यथार्थता बन गई है जिस पर तेजी से खोज की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों प्रतिद्वंदी संसारों के बीच आदान प्रदान का दरवाज़ा किस तरह खुल सकता है। इस दिशा में यदि थोड़ी और सफलता मिल गई तो पौराणिक उपाख्यानों में वर्णित देवलोक और असुरलोक की गाथाओं को हम साकार देखेंगे और अनुभव करेंगे कि भगवान और शैतान की तरह चिरंतन काल से दो प्रतिद्वंदी संसार आपस में गुथे हुए चले आ रहे हैं। उनके सामान्य सहकार को बढ़ाना संभव हो सके तो दुनिया इतनी बड़ी सामर्थ्य करतलगत कर लेगी जिसके सहारे मात्र पृथ्वी तो क्या, ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लेना और बिखरी संपदाओं से लाभ उठा सकना उसके लिए संभव हो जाएगा। फिर मनुष्य विश्व का मुकुटमुड़ी नहीं, ब्रह्मांड का अधिनायक बनकर रहेगा। इस सुखद संभावना के साथ साथ यह विभीषिका भी मौजूद है कि प्रति पदार्थ की सत्ता डायनामाइट, बारूद और अणु विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा से भी अधिक खतरनाक है। इस क्षेत्र में एक चिंगारी गलत सलत ढंग से पड़ गई तो फिर किसी की खैर नहीं, न पृथ्वी की, न सौरमंडल की और न समूचे ब्रह्मांड की। उस विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड का आकार ही बदल सकता है और प्रस्तुत जड़ चेतन की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। यदि विभीषिका सचमुच कभी साकार हुई तो उस महाक्रांति के बाद की स्थिति कल्पनातीत होगी। तब प्राणधारी भी अब की अपेक्षा सर्वथा भिन्न प्रकार के होंगे और उनकी आकृति एवं प्रकृति की हम लोगों के साथ कोई समानता ना होगी। तब ज्ञान विज्ञान के आधार भी उलट जाएंगे। अभी तो उस महाप्रलय का स्वरूप समझना ही कठिन पड़ रहा है। फिर महाक्रांति के बाद होने वाले अभिनव सृजन और उसमें प्राणियों की स्थिति का स्वरूप किस प्रकार सोचा जा सकता है। प्रतिपदार्थ की खोज बड़ी सावधानी किंतु तत्परता के साथ हो रही है। अंतरिक्ष पर अधिकार करने के लोभ का संवरण ना किया जा सका तो फिर प्रति विश्व की सत्ता को जानने और उसके साथ तालमेल बैठाकर और भी बहुत कुछ पाने की संभावना को आंख से ओझल किया ही कैसे जा सकता है। प्रति पदार्थ, प्रति विश्व आज के विज्ञान जगत का सर्वोपरि आकर्षण है। उसकी खोज में अत्यंत गंभीर प्रयास सावधानी के साथ किए जा रहे हैं। पदार्थ के प्रतिपक्षी प्रति पदार्थ की कल्पना तो सन 1928 में ही सापेक्षतावादी सिद्धांत के अंतर्गत कर ली गई थी, पर तब उस संबंध में वैसे प्रत्यक्ष प्रयोग संभव न थे जैसे कि आज हो गए हैं।
जिस प्रकार क्रिया की प्रतिक्रिया और ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, उसी प्रकार पदार्थ के साथ साथ प्रतिपदार्थ भी काम करता है। इन उभय पक्षीय अस्तित्व से ही विश्व में विविध प्रकार की गतिविधियां संभव हो रही हैं। यदि किसी डिब्बे में गोलियां खचाखच भर दी जाएं, तो फिर उनका हिलना डुलना भी संभव ना हो सकेगा। इसी प्रकार यदि संसार में सर्वत्र परमाणु ही ठसे पड़े हों, तो फिर उनका हिलना डुलना ही बंद हो जाएगा और सर्वत्र निस्तब्ध नीरवता एवं स्थिरता दिखाई पड़ेगी। यह प्रतिपदार्थ ही है जो अणुओं को अपनी हलचलें जारी रखने का अवसर दे रहा है। वैज्ञानिक इस प्रतिपदार्थ को प्राप्त करने का जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। नाभिकीय कणों को 3000 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गर्मी देकर एक नया प्रतिकण प्राप्त किया गया है, ड्यूटॉन। हाइड्रोजन और हीलियम के प्रतिकण प्राप्त करने की आशा अब बलवती होती जा रही है, पर अभी इस कठिनाई का हल नहीं निकला है कि इन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए। इनकी एक बुरी आदत यह है कि वे अकेले अपना अस्तित्व बनाए रहने में असमर्थ होते हैं। उत्पन्न होते ही अन्य कणों के साथ घुलते हैं और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। यदि इन्हें सुरक्षित रखा जा सकना संभव हो गया, तो पदार्थ और प्रतिपदार्थ का घर्षण संभव हो जाएगा और उस प्रक्रिया से इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी कि संसार भर में सस्ती बिजली की कमी कहीं भी अनुभव ना की जाए। तब जहां तहां छोटे छोटे सूर्य उगाए जा सकेंगे और उनसे इच्छानुसार और सुविधानुसार आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करते रह सकना संभव हो सकेगा। अंतरिक्ष से प्राप्त रेडियो तरंगें बताती हैं कि किसी क्षेत्र में प्रतिद्रव्य बड़े परिमाण में उत्पन्न हो रहा है। यह उत्पत्ति कहाँ हो रही है, इसके संबंध में विज्ञानी ऑल्फवेन का कथन है कि वह साइग्लेस और विर्गो निहारिकाओं में उबल रहा है और उससे नए नए ऐसे ग्रह नक्षत्रों का सृजन हो रहा है जो इस प्रतिपदार्थ से ही बने हैं। वे उसका नाम चतुर्थ आयाम स्तर का प्लाज्मा बताते हैं, 4th डायमेंशनल प्लाज्मा, और कहते हैं उसकी सामर्थ्य अपने लोक में पाए जाने वाले आणविक ऊर्जा से कहीं अधिक सशक्त है, एटॉमिक एनर्जी से भी बेटर है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सन 1970 में सबसे पहले प्रतिकण के अस्तित्व को कल्पना क्षेत्र से आगे बढ़ाकर प्रामाणिक स्तर पर खड़ा किया गया था। न्यूक्लियर इंटरैक्शन के दौरान प्रतिकण का फोटो खींचा गया था। इसके लिए 1 सेकंड के 15 अरबवें भाग में फोटो खींच सकने वाला यंत्र विशेष रूप से बनाया गया था और उस प्रमाणित प्रतिकण का नाम सेंटी ओमेगा माइनस दिया गया था। तब से अब तक और भी कई प्रतिकण खोजे जा चुके हैं। यह खोज 3 सिद्धांतों के आधार पर संभव हुई है। पहला, सापेक्षता सिद्धांत द्वारा शक्ति के नेगेटिव होने का प्रमाण प्रस्तुत करने से। दूसरा, क्वांटम मैकेनिक्स के समीकरण का हल प्रस्तुत करने से। तीसरा, वेव मैकेनिक्स के इलेक्ट्रॉन के गुणों की अभिनव विवेचना करने से। सन 1928 में जब डिरेक ने क्वांटम मैकेनिक्स के समीकरण का हल करते हुए एनर्जी के नेगेटिव रूप की नई व्याख्या की और प्रति इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के अस्तित्व का प्रतिपादन किया, तो तत्कालीन मूर्धन्य विज्ञानवेत्ताओं ने उनका उपहास उड़ाया, पर पीछे खोज जारी रही। सन 1932 में जब प्रति इलेक्ट्रॉन के फोटो खींचकर सामने आए, तो वह बात प्रमाणिक ठहरा दी गई। सर्वविदित है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार होल और इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया के सहारे ही संभव हुआ है। इसमें होल वस्तुतः प्रति इलेक्ट्रॉन का ही एक रूप है। प्रति इलेक्ट्रॉन के संबंध में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसका जीवन काल अत्यंत स्वल्प है। वह जन्म लेते ही इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त हो जाता है
और उस विलय से गामा विकिरण उत्पन्न होता है। प्रति पदार्थ एवं प्रति विश्व की खोज के अतिरिक्त प्रति पदार्थ एवं प्रति विश्व की खोज के आरंभिक दिनों में केवल इलेक्ट्रॉन का प्रतिद्वंद्वी प्रति इलेक्ट्रॉन ही खोजा जा सकता था, पर यह संभावना तो ध्यान में बनी ही रही कि इसी प्रकार अन्य कणों के भी प्रतिपक्षी प्रतिद्वंद्वी प्रतिकरण हो सकते हैं। प्रति पदार्थ एवं प्रति विश्व की खोज के आरंभिक दिनों में केवल इलेक्ट्रॉन का प्रतिद्वंद्वी प्रति इलेक्ट्रॉन ही खोजा जा सकता था, पर यह संभावना तो ध्यान में बनी ही रही कि इसी प्रकार अन्य कणों के भी प्रतिपक्षी प्रतिद्वंद्वी प्रतिकण हो सकते हैं। तो 1955 में इसका भी समाधान मिल गया। वेवाट्रॉन नामक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के प्रतिपक्षी भी खोज लिए गए। इससे सिद्धांततः प्रति पदार्थ और प्रति विश्व के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया और ये आशा बन गई कि कभी न कभी मनुष्य इस महादैत्य को अपना वशवर्ती बनाकर न केवल अपनी पृथ्वी का वरन लोक लोकांतरों का अधिपति बन सकने का स्वप्न साकार कर सकेगा। अभी तक पदार्थ के संबंध में हमारा अनुभव बहुत स्वल्प है। अभी केवल खंडन क्रिया फिशन अपने हाथ लगी है। न्यूक्लियर फिजन यह कितनी कठिन और कितनी जटिल है, यह वे लोग जानते हैं जो परमाणु विस्फोट के साधन जुटाते हैं। उस कार्य में अत्यधिक ऊर्जा प्रयुक्त करनी पड़ती है। खंडन से अधिक कठिन संश्लेषण फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन FUSION। इससे खंडन की तुलना में कहीं अधिक शक्ति को प्रयोग के लिए जुटाना पड़ेगा। इससे भी बड़ी कठिनाई यह है कि संश्लेषण के लिए प्रयुक्त ऊर्जा और क्रिया से उत्पन्न प्रति ऊर्जा और प्रतिक्रिया इतनी सशक्त होगी जिसे नियंत्रित रख सकना कम से कम आज की स्थिति में तो किसी भी प्रकार संभव है ही नहीं। प्रति परमाणु के संश्लेषण में अनुमानतः 10 लाख डिग्री ताप उत्पन्न होगा। यह कितना भयंकर होगा इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि पानी केवल 100 डिग्री गर्मी से ही उबलने और भाप बनकर उड़ने लगता है। प्रति अणु की शक्ति अपने जाने माने गुण की तुलना में सहस्त्रों गुनी अधिक होगी। यदि वह हाथ लग जाए तो केवल हीलियम गैस से भी हम नया सूर्य बना सकेंगे और उसका मनचाहा उपयोग कर सकेंगे। प्रति पदार्थ में एक और बुरी आदत है कि वह जन्म लेते ही पदार्थ में घुस पड़ता है और उसी में विलीन हो जाता है। यदि प्रति परमाणु बन गया तो उसे वर्तमान परमाणु में घुस पड़ने से कैसे रोका जा सकेगा? यह एक और भी बड़ा सिरदर्द है। संयोग से नई चीज की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वविदित है। प्रस्तुत परमाणुओं के साथ संभावित प्रति परमाणु जब संयुक्त होंगे तो न जाने किस नई शक्ति का उदय हो जाए। यदि वह सृजनात्मक न होकर ध्वंसात्मक हुई तो फिर अपनी पृथ्वी तो उससे माचिस की तीली की तरह खाक हो ही जाएगी। पूरे सौरमंडल और अपनी संपूर्ण आकाश गंगा का ही नक्शा बदल सकता है। तब जो कुछ आज दिखाई पड़ रहा है उससे सर्वथा भिन्न प्रकार के दृश्य सामने आ खड़े हो सकते हैं। प्रति पदार्थ का अस्तित्व अब असंदिग्ध रूप से जान और मान लिया गया है और इस बात पर वैज्ञानिक जगत में पूर्ण सहमति हो गई है कि इस ब्रह्मांड के अनेक क्षेत्र प्रति पदार्थ से बने हुए हैं और उनकी भौतिक स्थिति अपनी पृथ्वी की परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न लगभग उल्टी है। जिस प्रकार अपनी दुनिया में प्रति पदार्थ तनिक सी झांकी देकर लुप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उस प्रति पदार्थ से बने लोकों में अपने क्षेत्र का पदार्थ हल्की हल्की सी झलक दिखाकर वहां की संरचना में घुलता और समाप्त होता रहता होगा। तंत्र साधना में छाया पुरुष साधना का विस्तृत विवरण मिलता है। तंत्र साधना में छाया पुरुष साधना का विस्तृत विवरण मिलता है। यह छाया पुरुष क्या है? जीवित मनुष्य का एक सशक्त प्रतिबिंब,
जिसे साधना प्रयोगों द्वारा अपने वशवर्ती बनाया जाता है और वह किसी भिन्न सत्ता वाले अदृश्य व्यक्ति की तरह आज्ञा अनुसार काम करता है। इसकी क्षमता साधनकर्ता की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। छाया पुरुष का अस्तित्व भले ही संदिग्ध हो, पर छाया विश्व और छाया पदार्थ की सिद्धि अब विज्ञान जगत में मान्यता प्राप्त कर चुकी है और उसे पकड़ने, वशवर्ती करने के लिए प्रबल चेष्टा भी हो रही है। दर्पण के सामने खड़े होने पर एक अपने ही जैसा मनुष्य दिखता है, पर वह होता है उल्टा। जिधर हमारा दाहिना हाथ होता है, उधर उसका बायां हाथ। अन्य अंग भी उल्टे होते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर भी यही होता है। अपने काले बाल सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद दांत काले। इसे नेगेटिव प्लेट कहते हैं। इसे उलटकर फिर फोटो खींचा जाता है, तब कहीं सीधी तस्वीर आती है। बिंब का प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसे मिरर इमेज कहते हैं। काया और छाया का, छाया और प्रतिछाया का यही क्रम चलता है। विपरीत के लिए अंग्रेजी में एंटी, ANTI शब्द का प्रयोग होता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। इस परमाणु के भी कई अंग प्रत्यंग हैं। इस परमाणु परिवार को ही पदार्थ का सूक्ष्मतम अंग माना जाता था, पर अब इसके साथ एक सहोदर भाई और जुड़ गया है, वह है प्रतिपदार्थ। पार्टिकल्स अब अकेले नहीं, उनके साथ एंटी पार्टिकल्स भी चर्चा जोरों पर है। परमाणु कितना बड़ा होता है, इसका मोटा अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं कि चीनी के एक दाने में लगभग 1000 शंख परमाणु होते हैं। जो ठोस नहीं है, उनके भीतर मध्य भाग में नाभिक होता है। नाभिक न्यूक्लियस को केंद्र मानकर उसके चारों ओर पार्टिकल्स उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के इर्द गिर्द उसके ग्रह उपग्रह। न्यूक्लियस का निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों के संयोग से बना होता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों में विद्युत का ऋण आवेश नेगेटिव और प्रोटॉन में धन आवेश पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉनों पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, इसलिए उनका नाम न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है। अब कुछ और कण भी खोज निकाले गए हैं। उन्हें मेसॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा ज़ीरो आदि नाम दिए गए हैं। मोटे तौर से सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, पर उनकी भीतरी रचना में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि की संख्या का जो अंतर रहता है, उसी आधार पर उनकी भिन्नता रहती है और भिन्न स्तर के परमाणुओं का समूह विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अस्तित्व रूप से सामने आता है। छाया पुरुष की साधना तांत्रिक उपासना के क्षेत्र में बहुत समय से प्रचलित है। छाया लोक की चर्चा बहुत समय से कहीं सुनी जाती रही है। अब यह संभावना प्रामाणिक स्तर पर स्वीकार की जा रही है कि एक दिव्य लोक हमारे साथ साथ ही रह रहा है। उसमें न केवल पदार्थ ही भरा है, वरन प्राणी भी निवास कर रहे हैं। वे प्राणी देव दानवों की कल्पना से मिलते जुलते हो सकते हैं और जीवाणुओं, विषाणुओं जैसे भी। हम मनुष्यों से वे समर्थ, अपरिचित, उदासीन भी हो सकते हैं और संबंध सहचर बनकर हमारी परिस्थितियों के निर्माण में भारी योगदान करते हुए भी पाए जा सकते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस अविज्ञात संसार में भरा हुआ जड़ चेतन हमारे लिए संपर्क बढ़ाने योग्य है या अयोग्य। इन रहस्यों का उद्घाटन भविष्य में होगा। आज तो इसका स्वरूप समझने का प्रारंभिक कदम ही उठाया जा सकना संभव है, सो उठ भी रहा है। प्रकृति के रहस्यों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे मानव बुद्धि अधिकाधिक हतप्रभ होती जा रही है और अपनी असीमता की गर्वोक्ति पर पुनर्विचार कर रही है। खोज किसी भी सीमा तक बढ़ जाए, हाथ कुछ भी लग जाए, तब भी विराट विश्व और मानव प्राणी की तुलनात्मक स्थिति देखते हुए नेति नेति की उक्ति दोहराई जाती रहेगी।